द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल से निकलकर सीधे हमारे वजूद से जुड़ा है। क्या इंसानों का होना, हमारा पूरा अस्तित्व बस सेक्स और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए है? और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज की दुनिया में जहां देखो विज्ञापनों से लेकर सोशल मीडिया की रील्स तक में सेक्स मौजूद है, तो ये शक होना बहुत नेचुरल है कि क्या हमारे होने का मकसद बस इतना ही है। इस चर्चा में मैं ये पक्ष रखूंगा कि इंसान का वजूद सेक्स और बायोलॉजी की सीमाओं से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। हम असल में मीनिंग यानी एक गहरे अर्थ और एक मकसद की तलाश के लिए बने हैं। हाँ, और मैं ये नज़रिया पेश करूंगी कि हम चाहे कितनी भी ऊंची ऊंची बातें कर लें, हमारे हर काम, हर इमोशन और हर ख्वाहिश की जड़ में हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स ही हैं। हमारा तथाकथित हायर पर्पस भी एक इसी बुनियादी ड्राइव का एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड रूप है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं जहां से ये सवाल उठता है। देखिए, कोई भी जानवर ये सवाल नहीं पूछता कि क्या मीटिंग ही मेरी जिंदगी का मकसद है। हमारा ये सवाल पूछ पाना ही यही इस बात का सबसे पहला और बड़ा सबूत है कि हम सिर्फ अपनी बायोलॉजी के गुलाम नहीं हैं। हमें अंदर से ये महसूस होता है कि कुछ और भी है, कुछ अधूरा है। और अगर सबूत चाहिए तो आज के ज़माने को देखिए। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक आज यौन संबंधों तक पहुंच इतिहास में सबसे ज़्यादा आसान है। थ्योरेटिकली हमारी पीढ़ी को सबसे ज़्यादा खुश और संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? अकेलापन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की एक महामारी फैली हुई है। अगर सेक्स से ही परम संतुष्टि मिलती तो ये विरोधाभास क्यों? यहाँ पर आई थिंक प्लेजर और फुलफिलमेंट का जो फर्क है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेक्स से प्लेजर मिलता है जो थोड़ी देर का होता है और उसे बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फुलफिलमेंट यानी गहरी संतुष्टि वो पर्पस या मकसद से मिलती है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। इसीलिए मेरा मानना है कि सेक्स एक ज़रूरत है, भूख की तरह, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, सेक्स इज अ चैप्टर, नॉट द होल बुक। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इंसान मकसद खोजता है। बिल्कुल। लेकिन मैं इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। आपकी बात से ही शुरू करते हैं। बायोलॉजी के लिहाज से देखें तो किसी भी जीव के दो ही मुख्य काम होते हैं, जिंदा रहना यानी सर्वाइवल और अपनी नस्ल बढ़ाना यानी रिप्रोडक्शन। सेक्स इतना पावरफुल फोर्स इसलिए है क्योंकि ये सीधे हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है। डोपामिन जो हमें मजा देता है और ऑक्सीटोसिन जो बॉन्डिंग करवाता है। ये हमारी इवोल्यूशनरी सक्सेस की बुनियाद है। अब आप कला, साहित्य या समाज सेवा की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सब भी कहीं ना कहीं हमारी इन्हीं बायोलॉजिकल जरूरतों का विस्तार नहीं है? क्या हम दूसरों को अट्रैक्ट करने, समाज में अपना स्टेटस बनाने या अपनी लेगेसी छोड़ने के लिए ये सब नहीं करते? और ये सारी चीजें अंत में हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने में ही तो मदद करती हैं। और जहां तक आज के खालीपन की बात है, वो खालीपन इसलिए नहीं है कि सेक्स हमारा मकसद नहीं है। वो खालीपन इसलिए है क्योंकि आज के डेटिंग ऐप्स और पोर्नोग्राफी ने सेक्स को उसके असली बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से यानी बॉन्डिंग, इंटीमेसी और कनेक्शन से पूरी तरह अलग कर दिया है। ये हमारे सिस्टम को धोखा देने जैसा है। जैसे आप चीनी खा रहे हैं जिसमें कैलोरी तो है पर कोई न्यूट्रिशन नहीं। हम असल में सेक्स को नहीं बल्कि उन चीज़ों को खोज रहे हैं जिनका सेक्स प्रतीक हुआ करता था, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन और पावर। ये जंक फूड वाली एनालॉजी दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है ये तो मेरे पॉइंट को और मजबूत करती है। अगर आप कहती हैं कि हम असल में कनेक्शन और इंटीमेसी खोज रहे हैं, तो आप भी तो यही मान रही हैं कि सिर्फ फिजिकल एक्ट काफ़ी नहीं है। वो जो और कुछ है, वो जो न्यूट्रिशन है, वही तो मीनिंग है। अगर हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव सिर्फ रिप्रोडक्शन होती तो शरीर को क्या फर्क पड़ता है कि वो कनेक्शन के साथ हो या बिना कनेक्शन के। ये जो कनेक्शन की भूख है, यही तो साबित करती है कि हमारी ज़रूरतें सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी हैं। ये एक सीधा विरोधाभास है जिसे सिर्फ बायोलॉजी से नहीं समझाया जा सकता। नहीं, ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक कॉन्फर्मेशन है।
ये साबित नहीं करता कि हम बायोलॉजी से ऊपर उठ गए हैं। ये साबित करता है कि हमारी बायोलॉजी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब आप सेक्स को उसके भावनात्मक और सामाजिक पहलू से अलग करके सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बना देते हैं, जैसा कि आज के हुकअप कल्चर में होता है, तो खालीपन महसूस होना लाजमी है। हमारा दिमाग लाखों साल में इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि सेक्स और इमोशनल बॉन्डिंग एक साथ चलें। क्यों? क्योंकि एक गहरा रिश्ता बनाने से बच्चों के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो जब हम उस इंटिमेसी वाले हिस्से को हटा देते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे रिवॉर्ड तो मिलता है, पर वो सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली फीलिंग नहीं मिलती जिसके लिए वो बना था। समस्या हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव में नहीं, बल्कि उसे पूरा करने के हमारे आधुनिक टूटे फूटे तरीकों में है। हम अपनी ही वायरिंग को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि हमारे आधुनिक तरीके हमारी जैविक जरूरतों से मेल नहीं खा रहे। लेकिन अगर हम इस दायरे से पूरी तरह बाहर निकल के देखें, तो उन लोगों का क्या जो जानबूझकर प्लेजर को नकारते हैं, जो कला या विज्ञान के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जहां सीधा सीधा कोई बायोलॉजिकल फायदा नजर नहीं आता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सेलिबेसी चुनते हैं, या वो वैज्ञानिक जो किसी ऐसी थ्योरी पर काम करता है जिसे शायद उसके मरने के 100 साल बाद पहचान मिले। इन चीजों को आप सिर्फ सेक्स और रिप्रोडक्शन की थ्योरी से कैसे समझाएंगी? कोई इंसान प्लेजर के ऊपर पर्पस को क्यों चुनेगा अगर प्लेजर ही अंतिम लक्ष्य होता? को सेक्स से अलग बता रहे हैं, वो असल में उसी का एक बहुत ही घुमावदार और जटिल रूप है। चलिए कला का उदाहरण लेते हैं। हम कला को अक्सर कुछ बहुत ऊंचा, बहुत डिवाइन मानते हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल का एक डेटा पॉइंट हमें सोचने पर मजबूर करता है। उसमें बताया गया है कि इतिहास के सबसे प्रसिद्ध कवियों और कलाकारों के निजी जीवन में प्रेम संबंधों की संख्या औसत इंसान से कहीं ज्यादा थी। ये महज एक संयोग नहीं है। ये दिखाता है कि कला चाहे कितनी भी ऊंची लगे, वो असल में एक बहुत ही शक्तिशाली और परिष्कृत मेटिंग सिग्नल का काम करती है। एक कलाकार अपनी कला से क्या हासिल करता है? समाज में एक ऊंचा स्थान, एडमिरेशन और दूसरों का आकर्षण। ये सब उसे एक बेहतर साथी चुनने में मदद करता है। ये मोर के पंखों की तरह है, बस ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। एक मिनट, मैं आपकी थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कला एक मेटिंग सिग्नल है, तो उस कला का क्या जो कलाकार के मरने के बाद प्रसिद्ध होती है? वैन गॉग ने अपनी जिंदगी में लगभग कोई पेंटिंग नहीं बेची, उसे तो कोई जैविक फायदा नहीं हुआ। क्या आपकी थ्योरी यहां पर आकर कमजोर नहीं पड़ जाती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ही है। यहाँ पर बात जेनेटिक लेगेसी से आगे बढ़कर मेमेटिक लेगेसी की हो जाती है, यानी आपके विचारों की, आपके काम की विरासत। वैन गॉग को जिंदे जी भले ही फायदा ना हुआ हो, लेकिन उनकी कला ने, उनके मीम ने इंसानियत की सोच को बदला। जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो आपके बाद भी जिंदा रहता है, तो आप अपने ग्रुप की सर्वाइवल और सक्सेस में योगदान दे रहे होते हैं। आपकी विचारधारा, आपकी कला आपके समाज को मजबूत बनाती है और उस समाज के सर्वाइवल से इनडायरेक्टली आपके जैसे जीन्स का सर्वाइवल भी जुड़ा होता है। किसी विचार के लिए जान देना भी इसी का एक एक्सट्रीम वर्जन है। अपने समूह या अपनी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए खुद को कुर्बान कर देना, ये सब जिंदा रहने और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की ही परिष्कृत रणनीतियां हैं। हम इन्हें हायर पर्पस कहते हैं, पर ये उसी जैविक जड़ से उगती हैं। मुझे लगता है ये हर चीज को एक ही चश्मे से देखना है। ये थोड़ा रिडक्टिविस्ट है। अगर हर चीज को घुमा फिराकर सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पर ही लाना है, तो फिर प्यार, त्याग और करुणा जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हमारी अर्थ की खोज, ये जो मीनिंग के लिए बेचैनी है, यही तो हमें जानवर से अलग करती है। सॉर्स की वो पंक्ति मुझे फिर याद आती है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस, ह्यूमंस सर्च फॉर मीनिंग, दैट सर्च इटसेल्फ इज द आंसर। ये खोज, ये सवाल कि क्या यही सब कुछ है, यही इस बात का प्रमाण है कि हम सिर्फ जिंदा रहने और प्लेजर के लिए नहीं बने हैं। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना हमें बायोलॉजी के ऊपर उठकर सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये जो मीनिंग की खोज है, ये खुद एक विकासवादी अनुकूलन हो, एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन? मैं मानती हूँ कि हम अर्थ खोजते हैं, लेकिन ये खोज हमारे जैविक लक्ष्यों को पूरा करने का एक बेहतरीन टूल है।
सोचकर देखिए, वो कौन सी प्रजाति है जिसने इस ग्रह पर राज किया है? वो जो सबसे बड़े और सबसे फ्लेक्सिबल ग्रुप्स में कोऑपरेट कर सकती है। और लाखों लोगों को एक साथ कोऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? एक शेयर्ड स्टोरी, एक शेयर्ड मीनिंग। धर्म, राष्ट्रवाद, ह्यूमन राइट्स, ये सब क्या हैं? ये सब कहानियां हैं, अर्थ हैं, जो हमें अजनबियों के साथ मिलकर काम करने की ताकत देते हैं। मीनिंग वो सामाजिक गोंद है, अ सोशल ग्लू, जो हमें बड़े समूहों में सहयोग करने में मदद करता है। और जिस समूह का सहयोग बेहतर होता है, उसकी जिंदा रहने और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो हमारी चेतना ने हमें सर्वाइवल से मुक्ति नहीं दी है, बल्कि सर्वाइवल का एक ज्यादा शक्तिशाली तरीका दिया है। मीनिंग एक साधन है, अपने आप में एक अंतिम उद्देश्य नहीं जो बायोलॉजी से परे हो। तो आपके हिसाब से मदर टेरेसा जो कर रही थी, वो भी अपने ग्रुप के सर्वाइवल के लिए एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी थी, या एक अंतरिक्ष यात्री जो सब कुछ दांव पर लगाकर चांद पर जाता है, वो भी बस एक सोशल ग्लू का हिस्सा है? ये नजरिया इंसान के सबसे महान पलों की गरिमा को कम करता है। ये कहता है कि हमारे अंदर कुछ भी ट्रांसेंडेंट नहीं है, सब कुछ बस एक बायोलॉजिकल कैलकुलेशन है। मुझे लगता है कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि कुछ चीजें सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है। जब कोई पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उस नज़ारे को देखता है, तो वो पल किसी मेटिंग सिग्नल या ग्रुप सर्वाइवल से कहीं बड़ा होता है। वो एक पल का जुड़ाव है यूनिवर्स के साथ, वो मीनिंग है। मैं उस अनुभव की ताकत से इनकार नहीं कर रही, मैं बस उसकी जड़ें तलाश रही हूँ। वो जो पहाड़ की चोटी पर पहुँचने का एहसास है, वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो मुश्किल पर जीत का प्रतीक है, स्टेटस का प्रतीक है, एक्सप्लोरेशन की उस ड्राइव का नतीजा है जिसने हमारे पूर्वजों को नए इलाके खोजने में मदद की थी। वो सारे इमोशंस, ऑ, वंडर, प्राइड, वो एवोल्यूशनरी टूल्स हैं जो हमें मुश्किल काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, जिनका अंत में सर्वाइवल बेनिफिट होता है। हम उस पल में बायोलॉजी के बारे में नहीं सोच रहे होते, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजी बैकग्राउंड में अपना काम नहीं कर रही। मदर टेरेसा का काम भी एक मीम, दया और सेवा का मीम फैला रहा था, जो उनके वैचारिक समूह को मजबूत करता है। हम अपने बायोलॉजी के इतने शानदार प्रोडक्ट हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसका काम कर रहे हैं। तो आज की चर्चा के बाद मेरा पक्ष यही है कि जहां हमारी जैविक ज़रूरतें सच हैं और शक्तिशाली हैं, वहीं इंसान की पहचान सिर्फ उनसे नहीं होती। हमारा लगातार अर्थ, जुड़ाव और उद्देश्य के लिए प्रयास करना ये दिखाता है कि हमारी कहानी का एक अहम अध्याय सेक्स हो सकता है, लेकिन ये पूरी किताब नहीं है। वो खालीपन जिसे आप गलत तरीके का नतीजा बता रही हैं, मैं उसे इस बात का सबूत मानता हूं कि हम कुछ और ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमारी बायोलॉजी से भी ज्यादा गहरा है। और मैं कहूंगी कि इंसान की अर्थ की खोज को उसकी जैविक बुनियाद से अलग करके देखना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये तथाकथित हायर परस्यूट्स हमारी उन्हीं गहरी और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बेहद जटिल और शानदार तरीके हैं। इन्हें बायोलॉजी से काटकर हम खुद को धोखा दे रहे हैं। इस ड्राइव को समझे बिना हम इंसान होने के अनुभव को, उसकी खूबसूरती, उसकी जटिलताओं और उसके विरोधाभासों को कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते। ये मानना कि हम अपनी बायोलॉजी से ऊपर हैं शायद सबसे बड़ा धोखा है जो हमारी बायोलॉजी ही हमें देती है, ताकि हम उसका काम और अच्छे से कर सकें। हमारी जैविक ज़रूरतों और हमारे अर्थ की तलाश के बीच का ये तनाव ही इस सवाल को इतना दिलचस्प और शायद हमेशा के लिए अनसुलझा बनाता है। शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और हमारे सोर्स मटेरियल में इस पर और भी गहराई से सोचने के लिए बहुत कुछ है। द डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद।